हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उस वंश के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन सरहिंदी का कहना है कि सैयद वंश का संस्थापक जो थे वो पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज थे। तो आइए आज हम लोग का अध्ययन का विषय है सैयद वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत काल में जो कुल 5 वंशों ने शासन किया उसमें सैयद वंश का चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा क्रम है, जिसमें पहला है गुलाम वंश या दास वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश का शासनकाल 414 ईस्वी से 451 ईस्वी तक रहा, यानी कि लगभग 37 वर्षों तक। कितने? लगभग 37 वर्ष। इनके संस्थापक हुए खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां का शासनकाल था 414 ईस्वी से 421 ईस्वी, यानी कि 7 वर्षों का। 7 वर्षों का। कहते हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह। तो कहते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु 1413 ईस्वी में हो जाती है और उसके बाद न कि कोई उसका पुत्र होता है, न ही उसने कोई उत्तराधिकारी तय किया रहता है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में क्या हो जाता है? अराजकता का माहौल हो जाता है। इसके बाद वहाँ पे दौलत खां लोदी दिल्ली की सत्ता को संभाल लेता है, लेकिन उसी समय खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक वंश का और दौलत खां लोदी का एकदम से समापन करके एक नए राजवंश सैयद राजवंश का क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक है। तैमूर लंग का नाम तो आप लोग सुने ही है। एक पैर से लंगड़ा होने के कारण इनका नाम पड़ गया तैमूर लंग। लंग का मतलब समझ रहे हैं, लंगड़ा। इनका मूल नाम था तैमूर। ठीक है। तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने खिज्र खां के वफादारी को, ईमानदारी को देखते हुए जब वापस लौट रहा था खिज्र खां अपने प्रदेश, तो उसने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर का सूबेदार बनाने का काम किया। देख रहे हैं ना, जाते जाते तैमूर लंग ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए क्या किया? वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। खिज्र खां ने लगभग 7 वर्षों तक शासन किया। कितने? लगभग 7 वर्षों तक। लेकिन इस 7 वर्षों में उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। देख रहे हैं ना, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है। क्योंकि वह रैयत आला की से शासन करता रहा। वह रैयत ए आला के उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा और शासन करता रहा। ठीक है। क्योंकि वो हमेशा अपने आप को तैमूर लंग और उसके पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। ठीक है। देख रहे हैं, वह अपने को तैमूर लंग और उसके पुत्र, तैमूर के मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाहरुख उसकी गद्दी संभालता है, शाहरुख। तो तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। देख रहे हैं ना। और यही नहीं, नियमित रूप से खिज्र खां तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को क्या भेजा करता था? टैक्स, यानी कर भेजा करता था। ठीक है। उसने का मतलब यहां हो गया खिज्र खां, उसने खुतबा में तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख, देख रहे हैं ना, यानी कि उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के हर शासक ने लगभग खुतबा पढ़वाया। तो खिज्र खां ने खुतबा में अपना नाम नहीं देके उस तैमूर लंग और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख का नाम पढ़वाया। देख रहे हैं ना, शाहरुख का नाम पढ़वाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
यही नहीं, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, उसने अपने नाम का सिक्का ही नहीं चलाया, उसने अपने नाम का सिक्का ही नहीं चलाया, बल्कि उसने अपने सिक्कों पर भी, देखे ना, उसने अपने सिक्कों पर भी तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया गया। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया, क्योंकि उसका जो मुख्य उद्देश्य था खिज़र खां का मुख्य उद्देश्य तुर्क एवं अफगान सरदारों को संतुष्ट करना था। क्या था? संतुष्ट करना था और प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना। क्योंकि देखा है ना, ये अभी भी अपने आप को किसका प्रतिनिधि बताता था? शाहरुख का। यानी कि विदेशी, भारत की जो सत्ता की बागडोर थी वो विदेशी के हाथों में थी, और चूंकि ये बाहर से आया था तो, और तुगलक वंश का समापन करके इसने सैयद वंश की स्थापना की थी, इसलिए प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और उस समय के जो महत्वपूर्ण सरदार थे अफगान एवं तुर्क, उसको चाहता था कि किसी प्रकार से संतुष्ट रहे कि यह मेरे खिलाफ विद्रोह न करे। ठीक है, तो खिज़र खां ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र मुबारक शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया। चौदह सौ 21 से 1434 ईस्वी तक कितना हो गया? लगभग 13 वर्ष। नहीं, उसने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। देखा ना, वो उसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, और यही नहीं, अपने नाम का सिक्का भी चलाया। खुतबा भी पढ़वाएगा और सिक्का भी चलाएगा, यानी कि कह सकते हैं टोटली रूप से भारत पर जो विदेशी स्वामित्व था उसका क्या हो गया? अंत हो गया। यानी कि भारत पर विदेशी प्रभाव का यहां पर समापन हो गया। इनके दरबार में उस समय के प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन सरहिंदी रहा करते थे। याहिया बिन सरहिंदी, इन्हीं का कहना था कि सैयद वंश के जो संस्थापक है वह पैगंबर के वंशज थे। ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तारीख मुबारक शाही। ठीक है, जिसमें मुबारक शाह की जीवनी है, उस समय के तत्कालिक इतिहास की जानकारी है। तो याहिया बिन सरहिंदी किसके दरबार में रहते थे? तो मुबारक शाह के दरबार में, क्योंकि मुबारक शाह ने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। कहते हैं मुबारक शाह की हत्या एक षड्यंत्र के द्वारा की गई। यह एक काफ़ी योग्य शासक था। कह सकते हैं कि सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक थे मुबारक शाह सबसे योग्यतम शक्तिशाली भी कह सकते हैं। इनकी जो मृत्यु होगी वो एक षड्यंत्र के द्वारा की होगी। ठीक है, हत्या कराई जाएगी, क्योंकि वो उस समय एक मुबारकाबाद नाम का एक शहर बना रहा था। तो उस समय वो निरीक्षण करने जब गया तो उसके वजीर देख रहे हैं ना, क्या नाम था उनका? सरवर उल मुल्क। उनके वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र के द्वारा उनकी हत्या करवा दी। देख रहे हैं। उसके बाद मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल होगा 1434 से 1445, यानी कि लगभग 11 वर्ष। देख रहे हैं हम लोग। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद, क्या नाम था उसका? मुबारक शाह के भतीजा का नाम मोहम्मद बिन फरीद। मोहम्मद बिन फरीद खां, जो मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, यही नहीं, मोहम्मद शाह
पर अचानक मालवा के शासक महमूद का आक्रमण हो जाता है। मालवा के शासक मोहम्मद शाह जो थे, इन पर अचानक से मालवा के शासक महमूद का आक्रमण हो जाता है। तो मोहम्मद शाह ने महमूद को पराजित करने के लिए मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी की सहायता ली। किसकी ली? बहलोल लोदी की। यहां पर देखेंगे मोहम्मद शाह मुल्तान के सूबेदार बहलोल, नाम सुन रहे हैं, आगे चल के इतिहास बनाने का काम करेंगे। बहलोल लोदी की सहायता से मालवा के शासक महमूद को पराजित करेंगे। अब यहां पर ध्यान देंगे कि बहलोल लोदी कहां के सूबेदार थे? मुल्तान के सुल्तान किसे कहा जाता है? तो वीरेंद्र सहवाग। याद है आप लोग को? पहली बार 53 चोली यहां पर मारी थी वीरेंद्र सहवाग ने 2004 ईस्वी पे। और मुल्तानी मिट्टी हमारे यहाँ काफी फेमस है, यह पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान, ठीक है। तो पराजित करने का काम किया था किसकी सहायता से? बहलोल लोदी की सहायता से। इसीलिए मोहम्मद शाह ने खुश होकर बहलोल लोदी को खाना की उपाधि दी तथा उसे अपना पुत्र कहा। देख रहे हैं ना, उसे अपना पुत्र कहा। मोहम्मद साहब के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक होगा, जिनका शासन काल होगा 445 से 451, लगभग 6 वर्ष। इस वंश का अंतिम शासक कहते हैं अलाउद्दीन आलम शाह एक काफी शांति प्रिय व्यक्ति था। वो आराम की जिंदगी जीना पसंद करता था, है ना। वो आराम पसंद एवं विलासी प्रवृत्ति का था। वह लड़ाई झगड़े से भी दूर रहने का काम करता था। कहते हैं आलम शाह का एक दिन अपने वजीर, उस समय वजीर काफी शक्तिशाली होते थे, समझे। तो उससे एक दिन आलम शाह का अपने वजीर हमीद खां से मतभेद हो गया। यानी कि आलम शाह का अपने वजीर हमीद खां से क्या हो गया? मतभेद हो गया। और मतभेद होने के बाद वो खुद बदायूं चला गया। वो खुद दिल्ली को छोड़कर कहां चला गया? बदायूं। और खुद बदायूं चला गया और कहते हैं कि फिर कभी वापस नहीं आएगा। और हमीद खां दिल्ली की शासन व्यवस्था को संभाल रहा होता है, ठीक है। तो उसने बहलोल लोदी को आमंत्रित किया। हमीद खां ने बहलोल लोदी को आमंत्रित किया, जिसमें बहलोल लोदी ने क्या किया? चालाकी से दिल्ली आया। जब आया तो दिल्ली आकर हमीद खां की क्या कर दी? हत्या करवा दी। बहलोल लोदी जब दिल्ली आया तो उसने हमीद खां की क्या कर दी? हत्या करवा दी। और क्योंकि मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को क्या कहता था? अपना पुत्र कहता था और खाने की उपाधि दी थी। तो बहलोल लोदी ने जब हमीद खां की हत्या कर दी और दिल्ली की शासन व्यवस्था संभाल रहा था, तो उसने उस समय के सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को बदायूं से दिल्ली आने का आमंत्रण दिया। बदायूं से दिल्ली आने का आमंत्रण दिया कि आइए आप अपना राजगद्दी को संभालिए। लेकिन कहते हैं अलाउद्दीन आलम शाह वह बहलोल लोदी से भी डरता था, क्योंकि वो काफी शक्तिशाली था और इसको लड़ाई झगड़े से कभी मन लगता ही नहीं था इसमें। और इसीलिए वह दिल्ली आएगा ही नहीं, वह बदायूं में ही रहना पसंद करेगा। कहेगा तुम ही शासन व्यवस्था संभालो, हमको उससे मतलब नहीं है, हम जहां हैं वही ठीक है, हम जहां हैं वही ठीक है। देखा है ना, उसने आलम शाह को यानी बहलोल लोदी ने आलम शाह को क्या किया? दिल्ली आमंत्रित किया। किंतु सुल्तान का मतलब यहां हो गया अलाउद्दीन आलम शाह ने बदायूं में ही रहना पसंद किया।
बदायूं में ही अपने आप को क्या किया, सुरक्षित महसूस किया, क्योंकि वो समझता था कि अगर हम जाएंगे दिल्ली तो बहलोल लोधी क्या करेगा, हमको भी मार डालेगा। तब उसके साथ में तो ऑलरेडी हम कमजोर है, तो मरने से अच्छा है कि यहीं पर है कि अपनी जिंदगी को जिए जाए। इसकी भी सोच सही थी, क्योंकि वो मजबूत था नहीं, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से, इसलिए वो अपने आप की जिंदगी को बचाने के लिए बदायूं में ही अपने आप को रखना पसंद किया। ठीक है, और बदायूं में ही 1476 ईस्वी में, देख रहे हैं ना, बदायूं में ही 1476 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। बहलोल लोधी को अब क्या मिल जाएगा, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी अब रहेगा नहीं जो गद्दी पर अपना अधिकार जमाएगा, तो बहलोल लोधी सर्वे सर्वा रहेगा। और उसने 1451 ईस्वी में एक नए राजवंश लोधी वंश, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में एक नए राजवंश लोधी वंश की स्थापना की, जो दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश होगा या अफगानी वंशज होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे।